हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादव ऑन योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट थ्योरीज़ के बारे में। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था रोल एफिकेसी के बारे में एंड और कुछ थ्योरीज़ थी हमारी अथॉरिटीज़ के बारे में। इसमें एक थी हमारी एक्सेप्टेंस थ्योरी और जो दूसरी थी वो थी हमारी क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच थी। आज के हम क्लास में देख लेते हैं कि मैनेजमेंट की थ्योरी कौन कौन सी हैं। तो मैनेजमेंट की बेसिकली तीन थ्योरीज हैं हमारी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। जो थ्री टाइप ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज हैं उनको अगर क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले हमारी क्लासिकल थ्योरी आई, फिर बिहेवियरल थ्योरीज आई, उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज आई। और पेपर के हिसाब से देखें तो हमें मतलब कौन कौन सी ज़रूरी थ्योरीज हैं जो पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं। तो क्लासिकल में तीन हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, मैनेज और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फ्योल एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर। और न्यू क्लासिकल में अगर हम देखें तो हमें एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़नी होती है हथॉर्न स्टडी करके, जो एल्टन मायो ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, हथॉर्न स्टडी। तो वो एक जो उस स्टडी की फाइंडिंग्स थी वो अभी तक भी अप्लाई होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कि ह्यूमन फैक्टर को हम कैसे यूज़ करें कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। और उसके बाद आई हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैं और मैनेजमेंट साइंस या क्वांटिटेटिव अप्रोच हैं, ये थ्योरी हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में, जहाँ पे हम क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये सारी थ्योरी हम जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्लासिकल थ्योरीज के। तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? F.W. टेलर, जो साइंटिस्ट, जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने दी थी। और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है हमें याद रखना कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका जो मेन फोकस था अपनी थ्योरी को डिज़ाइन करते टाइम वो था एफिशिएंसी, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये एक सीधा स्टेटमेंट आता है एग्जाम में कि F.W. टेलर थे या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, उसका मेन फोकस किस चीज़ पर था? तो मेन फोकस उनका था एफिशिएंसी, टाइम एंड मोशन स्टडी पर। तो यहाँ पे जो एक इन्होंने बोला था कि हमें हर काम को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करना है, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए कि एक ही काम को हम दो दो बार कर रहे हों और हमें पता ना हो। तो इन्होंने बोला कि हमें काम को ऐसे करना है कि कोई भी काम दो बार ना हो रहा हो और उस काम को हम इफ़िशियंटली एंड इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। और इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? पे बेस्ड ऑन रिजल्ट, कि आप जो पैसा पे करें अपने वर्कर को वो उनके टारगेट के हिसाब से पे करें। ये इस थ्योरी का एक मेन पॉइंट था। तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे कि आप कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इनका पहला जो रूल था, प्रिंसिपल था, वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थम, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और जो फोर्थ था वो डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, फिफ्थ है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक एक करके देख लेते हैं कि इनसे मतलब क्या है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थम, ये कहना क्या चाहते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कोई काम करते हैं, जैसे अगर हम घर में चाय भी बनाते हैं तो हमने उसमें दूध डाल दिया और उसी हिसाब से हम उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं एक अंदाजे के हिसाब से। तो टेलर साहब वही कह रहे हैं कि आप अंदाज़ा ना चलाएं, रूल ऑफ थंब को अप्लाई ना करें कि आप पहले ऐसे करते आए हैं तो अब भी ऐसा करेंगे, ऐसा ना करें। आप उस जो आप प्रोसेस है या कोई टास्क कर रहे हैं उसको आप पहले अच्छे से स्टडी करें, उसमें आप टाइम एंड मोशन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें, टाइम को आइडेंटिफाई करें, कितना टाइम लग रहा है। कहीं किसी एक एक्टिविटी को हम दो बार तो नहीं कर रहे, A to B जाना है, एक तो हम सीधा ऐसे करके जा सकते हैं और कोई A-C जा रहा है फिर B की तरफ आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो हमें साइंटिफिकली अपने जो काम है या टास्क को उसको अरेंज करना चाहिए, एक्टिविटी एंड टाइम को। फिर उन्होंने बात की कि हारमनी होनी चाहिए
ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उनके बीच में जो रिलेशन है वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, मतलब उनके बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम जो कंपनी है और जो वर्कर हैं वो दोनों में प्रोडक्टिविटी अच्छी रह सकती है, मतलब जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम करेंगे। जब मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉई उनके बीच में तनाव होगा तो वो काम सही से नहीं करेंगे और हम वहाँ पे क्या होगा, पुअर प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। और जो हमारा थर्ड इन्होंने दिया था कि कॉरपोरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को एक टीम वर्क में काम करना है, अकेले काम नहीं करना है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन रादर देन chaotic individual effort. Management should work closely with employee to ensure the job is done scientifically. कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं वो, और जो वर्कर भी आपस में क्या है, अकेले अकेले काम ना करें, मिलकर काम करें, और जो मैनेजमेंट है वो इस बात को इंश्योर करेगा, उन्होंने ऐसा बोला। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर से इनका मतलब क्या है कि जो आपने कोई वर्कर हायर किया है तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर उसको गाइड करें, सुपरविजन में रखें, जिससे कि वो अच्छा काम करे और प्रोडक्टिविटी सही निकल के आए, ना कि आप उसे अपने आप पर ही छोड़ दें और बोल कि खुद से सीखो और काम करो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही कम हो जाएगी और वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। द मैनेजर मस्ट साइंटिफिकली सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप ईच वर्कर rather than leaving them to train themselves. Workers should be matched to job based upon capabilities. और जब हम हायर भी कर रहे हैं किसी वर्कर को तो उसमें मिनिमम लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए, जिससे कि हम उसको सही से गाइड और ट्रेन कर सकें। और जो फोर्थ अपना, जो फिफ्थ इन्होंने अपना प्रिंसिपल बताया वो द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क शुड बी डिवाइडेड। Management should handle planning and supervision while worker carry out task, each focus on their strength. तो उन्होंने यही बोला कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजमेंट है वो अपना प्लानिंग एंड सुपरविजन करेगा और वर्कर है वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये 5 रूल दिए थे F.W. टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। इसके बाद हमारी जो सेकंड थ्योरी आती है वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये उन F.W. टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ऐसे ही एक और टर्म है मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, वो है हमारी मैरी फॉलेट करके। अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन में उन्होंने 4 कोऑर्डिनेशन के रूल दिए थे, तो वो है मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इनकी थ्योरी बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है वो फोकस करती है बहुत मैनेजेरियल स्किल पे, कि एक मैनेजर के पास कौन कौन सी स्किल है और मैनेजर है उनको अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए। He introduced a general theory that can be applied to all level of management and every department. He envisioned maximizing managerial efficiency. इन्होंने managerial efficiency पर फोकस किया था, और आज भी जो इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे वो लूजली सारी ऑर्गेनाइजेशन उनको कहीं ना कहीं आज भी फॉलो करती हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सल लूज फिट में अगर हम बोले तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं। टुडे हेनरी फ्योल इज प्रैक्टिस्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, जर्नलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, इनिशिएटिव एंड टीम स्पिरिट। ये 14 प्रिंसिपल थे। अब हम इनका एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनका ये मतलब क्या है। ये 14 प्रिंसिपल हैं, इनको ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में याद किया जाए, लेकिन हाँ इनसे एक 1 लाइनर हेडर आएगा कि
यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, तो वो नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें 3 थ्योरी हैं हमारी, साइंटिफिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक। तीनों थ्योरी में डिवीजन ऑफ वर्क पे तो मेन फोकस रखा ही रखा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है या वर्कर हैं उनके बीच में जो काम है उनको बिल्कुल हिसाब से मतलब ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए। द वर्कर्स शुड डिवाइड The work should be divided among individual and departments so that each person can specialize and become more skilled, leading to higher productivity। मतलब जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए और फिर जो काम को, जो स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जो हमारे वर्कर हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्किल जो है एम्प्लॉय की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो एक्यूरेसी के साथ काम कर सकेंगे। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक मैनेजर है, उसके पास पावर हो, उसके पास एबिलिटी हो ऑर्डर देने की, और वो ऑर्डर तो दे, लेकिन उसके साथ क्या है, जो टास्क है या कोई काम है अगर वो फेलियर हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेने को तैयार हों। बस ये ना हो कि सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फेलियर हुआ है तो नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक मैनेजर के पास अथॉरिटी भी हो, पावर भी हो कि वो ऑर्डर दे सके, और काम अगर गलत भी होता है, गलत भी हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकें। तीसरा पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से यहाँ पे मतलब है कि डिसिप्लिन मीन रिस्पेक्ट फॉर रूल एंड एग्रीमेंट दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिक्वायर गुड सुपरविजन एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन। क्लियर कट हमारे रूल एंड पॉलिसीज बनी होनी चाहिए। चौथा है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से यहाँ पे मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय है या वर्कर काम कर रहा है तो उसको ऑर्डर सिर्फ एक जगह से ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे कभी कोई आ रहा है वो ऑर्डर दे रहा है, कभी कोई आ रहा है वो उसे ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसे करके क्या है कि जो वर्कर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे कौन सा काम करना है और किसके अंडर काम करना है। तो इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएंगे। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, डुप्लीकेशन और कॉन्फ्लिक्ट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कमांड मिले किसी एक वर्कर को, वो एक ही मतलब मैनेजर से मिलनी चाहिए, ना कि डिफरेंट मैनेजर से मिले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि जो एक बार प्लान बन गया हमारा, जब तक उसमें चेंज के लिए ना बोला जाए तब तक उसी प्लान पर हमें काम करना चाहिए, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ना कि उससे डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हम उस टास्क को पूरा नहीं कर सकते कि आज ये वाला काम करना है, कल दूसरा काम कर रहे हैं, कल और फिर तीसरा काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक डायरेक्शन में हम काम नहीं कर पाएंगे और जो हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। ऑल एक्टिविटी विद द सेम गोल शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर अंडर वन प्लान टू इंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो एक ही मैनेजर से आनी चाहिए और एक प्लान पर ही हमें काम करते रहना चाहिए, जैसे कि कोऑर्डिनेशन और यूनिटी अच्छे से बनी रहे, जब तक कि उसमें चेंज के लिए ना बोला जाए। और हम 6th हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमें पहले रखना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। और ये हम कैसे गाइड करें कि जो कई सारे हमारे वर्कर होंगे वो काम कर रहे होंगे, उन सब का अपना अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, तो उन सब के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एक साथ लेते हुए हम कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल है उसको हम अचीव कर सकें। तो यहाँ पे यही है कि द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय टू इंश्योर टीम यूनिटी एंड पर्पज। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है
या ऑब्जेक्टिव है वो हमें प्रायोरिटी पर रखना चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे बात की गई थी पे स्केल कैसा होना चाहिए, जॉब से लिंक होना चाहिए कि जितना काम किया है उतना ही पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वर्कर हैं उनको फेयरली पे करना चाहिए हमें, और वहाँ पे उनकी जो इंटरेस्ट है उनको बचा के रखना चाहिए। द वर्कर शुड बी पेड फेयरली टू देयर कंट्रीब्यूशन, गुड वेज एंड बेनिफिट मोटिवेट एम्प्लॉय एंड इंक्रीज लॉयल्टी। हमें जो पे सिस्टम है वो फेयर रखना चाहिए, और हमें उनको, जब फेयर पे सिस्टम होगा तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट फील करेगा और उसकी लॉयल्टी भी कंपनी की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी। एट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का इनसे मतलब है कि जो आपका पावर सिस्टम है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होना चाहिए और वहाँ से कमांड्स हमारे पास आनी चाहिए। द एक्सटेंट टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप, अ बैलेंस मस्ट बी मेंटेन टू सूट द ऑर्गेनाइजेशन नीड। हाँ, उसके बाद हमारा 9th है स्केलर चेन। स्केलर चेन से इनका मतलब है कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए। एक हरारकी वाला ऑर्डर होना चाहिए कि पहले टॉप मैनेजमेंट के पास है, फिर मिड मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, फिर जो हमारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ना कि टॉप मैनेजमेंट से बिल्कुल नीचे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। This is a line of authority in the organization. Communication should flow this channel, but flexible can be allowed when needed for quick decision. ये कह रहे हैं कि स्केलर चेन का मतलब है कि जो डिसीजन है वो एक ऑर्डर में फ्लो करना चाहिए। आप जंप नहीं कर सकते एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमें जल्दी डिसीजन लेना हो तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस ज़्यादातर हम क्या करेंगे, अपने इस जो हमारा फ्लो ऑफ चैनल है, जो फॉर्मल फ्लो ऑफ चैनल, उसको ही हम फॉलो करेंगे। 10th है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है राइट रिसोर्स अवेलेबल एट राइट टाइम। ये यहाँ पे है देयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सबके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होना चाहिए और हर सामान के लिए भी एक ऑर्गेनाइज प्लेस होना चाहिए कि कोई सामान वहाँ रखा है, अगर आप दोबारा जाएं तो ढूंढने पर आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि कल कहीं रखा है, परसों कहीं रखा है, या फिर कोई किसी व्यक्ति की बैठने की जगह है, कोई चेयर है, तो वो एक ही फिक्स जगह होनी चाहिए, ना कि वो चेंज होती रहनी चाहिए। मटेरियल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड सोशल ऑर्डर, राइट पर्सन इन द राइट जॉब आर बोथ एसेंशियल। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑर्डर होना चाहिए। आपने एक शायद वर्ड भी सुना होगा, ऐसे लोकसभा या राज्यसभा एडजॉर्न हो जाते हैं, तो जो वो उसके सभापति होते हैं बोलते हैं कि हाउस इज़ नॉट इन दी ऑर्डर, तो इसके बाद वो उसको स्थगित कर देते हैं कुछ टाइम के लिए कार्रवाई को। तो यही मतलब है, क्योंकि वहाँ पे हंगामा मच रहा होता है, लोग अपनी सीट्स पे नहीं होते हैं, तो हाउस ऑर्डर में नहीं होता है। तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए क्या होता है, हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, लोग अपनी चेयर पर होने चाहिए और हल्ला नहीं मचाना चाहिए। तो यही यहाँ पे मतलब है ऑर्डर से। इक्विटी जब आप देखते हैं तो अ मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली एंड काइंडली। जो मैनेजर हैं उनको जो सब एम्प्लॉई हैं वो फेयरली एंड इक्वली ट्रीट करने चाहिए। फेयरनेस डज नॉट मीन इक्विटी बट जस्टिस अकॉर्डिंग टू रोल एंड परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के जस्टिस होते हैं, उनको हम सेकंड यूनिट में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो इक्विटी होनी चाहिए फेयर एंड इक्वली हम सभी एम्प्लॉय को ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर, जो एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहा है उसका जो टर्नओवर है, जो उसका टाइम पीरियड है काम करने का, वो स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कभी भी उन्हें जॉब से फायर कर दिया। अगर ऐसा बना रहेगा तो फिर एम्प्लॉय क्या है कि इनसिक्योर रहेगा अपने जॉब को लेकर और वो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। और ये कंपनी के लिए भी ठीक नहीं है, फैक्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है। बेसिकली फैक्ट्री को लेकर बनाए हुए रूल्स हैं, फैक्ट्री भी ठीक नहीं रहेगी।
जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब बार बार लोग जा रहे होंगे तो बार बार हमें उन्हें ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, सुपरविज़न करना होगा उनका कि सही से एक्यूरेसी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर भी होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हमें जैसे ही लोगों को फायर नहीं कर देना चाहिए। इनिशिएटिव, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉई हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, या वर्कर हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो नए नए इनिशिएटिव लेकर आएँ, नए नए आइडिया लेके आएँ, जिससे कि हम एक अच्छा मेथड बना सकें कि हम काम को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। द एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू थिंक, एक्ट एंड कंट्रीब्यूट आइडिया, अलाउइंग इनिशिएटिव बूस्ट मोरल एंड इनोवेशन। इससे क्या होगा कि हम इनोवेशन की तरफ जाएंगे और हमारे जो वर्कर हैं उनका जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा और वो कंपनी से जुड़ाव महसूस करेंगे कि उनकी बात भी सुनी जाती है। और स्पिरिट दे क्रॉप, इसका मतलब है टीम स्पिरिट। जैसे हमने पिछले वाले थ्योरी में देखा था, वहाँ था कोऑपरेटिज्म होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि टीम फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए। प्रमोटिंग यूनिटी, इंथुजियाज्म, म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉय, स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जब आप ऐसे काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएंगे और स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और ट्रस्ट बढ़ेगा एम्प्लॉय के बीच में। अगर ट्रस्ट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जब लोगों में ट्रस्ट बढ़ेगा आपस में तो एक विश्वास करेंगे वो, और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, और इनमें से एक का आना हर बार लगभग कंपलसरी है। वो एक जिस लाइन लिख देंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है या डिसिप्लिन का मतलब क्या है। बेसिकली वो यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर हो गया, स्केलर चेन हो गया। ये थोड़े से 4-5 कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना होता है। तो अब नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? नौकरशाह, लाल फीता थ्योरी, है ना। तो जब हमने कल भी देखा था कि मैक्स वेबर ने 3 तरह की हम क्या दिए अथॉरिटी बताई थी, जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो इन्होंने ये थ्योरी अपनी डेवलप की है, वो इस थ्योरी के अराउंड, मतलब इस अथॉरिटी के अराउंड डेवलप की है। कल हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी कौन सी होती है, जो कि आपको कस्टम या ट्रेडिशनल की वजह से मिली हो, जैसे किंग हुए, चर्च के पादरी हो गए, मंदिर के पंडित हो गए, तो इन सबको एक कस्टम की वजह से क्या मिली होती है, अथॉरिटी मिली होती है। करिज्मेटिक अथॉरिटी कौन सी होती है, जैसे इनकी चार्म की वजह से इनको लोग फॉलो करते हैं। जैसे कोई एक्टर हो गए, जैसे इंडिया में लोग पागल हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, इनके बर्थडे होते हैं, इनके घर के आगे भीड़ लग जाती है, तो एक करिज्मेटिक अथॉरिटी हो गई इनके पास। और लीगल रेशनल थ्योरी कौन सी होती है, कि जो रूल बेस्ड आपको अथॉरिटी मिली होती है वो होती है लीगल रेशनल अथॉरिटी। सो ये थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी 1922 में। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that based on itself on that basis itself on efficiency। तो इन्होंने बताया था, बेसिकली इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे हम फॉर्म करें उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो उन्होंने 6 करेक्टरिस्टिक या प्रिंसिपल बताए अपने इस थ्योरी में, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय मैक्स वेबर ने। इनके 6 प्रिंसिपल इन्होंने दिए, वही डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क, ये हम तीनों थ्योरीज में कॉमन देखते हैं। उसके बाद हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होनी चाहिए उसकी एक हायरार्की होनी चाहिए प्रॉपर, टॉप लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल,
जिससे कि प्रॉपर चेन ऑफ कमांड मिल सके, या स्केलर चेन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये चीज़ हम फॉलो कर सकें। फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन, जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन है वो कैसे होने चाहिए, रिटिन फॉर्म में होने चाहिए। जो हमारे रूल और रेगुलेशन है वो रिटिन फॉर्म में होने चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उनमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए कुछ है और फिर कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल आर क्लियरली रिटिन एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द ऑपरेशन। उसके बाद इम्पर्सनैलिटी, जो मैनेजर हो वो इम्पर्सनल हो, किसी के साथ बायस्ड ना हो, है ना। जब वो रूल अप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक एम्प्लॉय के लिए अलग तरीके से रूल अप्लाई कर रहे हैं और किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए अलग तरीके से रूल या पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो मैनेजर है वो कैसे होने चाहिए, इम्पर्सनल होने चाहिए। डिसीजन आर मेड बेस्ड अपॉन द रूल एंड लॉजिक, नॉट द पर्सनल रिलेशन और इमोशन। ऑल एम्प्लॉय आर ट्रीटेड इक्वली, सारे एम्प्लॉय को हमें इक्वली ट्रीट करना होगा। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अपॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं किसी जॉब या टास्क को करने के लिए, जो एम्प्लॉय या वर्कर हायर कर रहे हैं उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन या मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर्मल रिटिन कम्युनिकेशन, वही बात कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो हो वो रिटिन हो, ना कि वर्बल हो। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपने क्या बोला, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन रिटिन होगा तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या बोला था और किससे क्या डिमांड की थी या किससे क्या रिक्वेस्ट आपने की थी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट की 3 थ्योरी। सबसे पहली थी हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, और दूसरी थी हमारी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसमें हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देखा था, और तीसरी थी हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। अब हम देख लेते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ, और या इनको क्या बोलते हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो हमने अब इससे पहले वाली 3 थ्योरी पढ़ी, बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वहाँ पर क्या था कि इंसानों को एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे कि आप उनको पे भी करेंगे तो टास्क के बेस पे पे करेंगे, अगर उन्होंने टास्क किया है तो उतना ही उनका पे करेंगे। तो उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट था उसको हमने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान के इमोशन होते हैं, इंसान हाईली स्ट्रेस्ड है या किसी बात से परेशान है, तो इससे क्या होता है कि जो अल्टीमेटली उसका आउटपुट है या परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उस वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक स्टडी भी की गई थी, हथोन, ये है हथोन एक्सपेरिमेंट। तो ये थी इस चीज़ को ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थ्योरी ह्यूमनाइजिंग बिजनेस। इसमें बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को हमने स्टडी करने की कोशिश की थी। ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन में। फीलिंग हैव अ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन, टीम स्पिरिट, पब्लिक रिकॉग्निशन एंड पर्सनल प्राइड encourage employee to perform better. Individual relationship also play a role. Employee are more likely to go extra mile for boss they respect and who respect them. जब आप अपने एम्प्लॉय की या वर्कर की रिस्पेक्ट करेंगे और उनको रिकॉग्निशन देंगे तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से भी बहुत एफर्ट लगाते हैं काम करने में। ये कुछ शॉर्ट कमिंग है आपकी बिहेवियरल अप्रोच है उसके। फिर हम देख लेते हैं कॉमन बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी दैट इंक्लूड फॉलोइंग। इसमें है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में अभी हमने बात की कि यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर, फीलिंग, इमोशन, स्ट्रेस, ये सब उसके इमोशन है या साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उन सब को कंसिडर करके ये थ्योरी डेवलप की गई थी। तो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर इन दिस थ्योरी। 4 फैक्टर को कंसिडर करके हमने इस थ्योरी को ड्राइव करने की कोशिश की है। पहला है एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। जब इन 4 फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो एक डिफरेंट एलिमेंट की हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, ट्रीटिंग
treating employee pupil with a focus on building human relation as opposed to considering them as a machine, कि हमको जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है बल्कि एक इंसान की तरह ही ट्रीट करना है. प्रमोटिंग पॉजिटिव वैल्यू थ्रू इंकरेजिंग इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव सुपरविजन एंड रिमूविंग स्ट्रेस एंड फटीग अमंग एम्प्लॉई, क्रिएटिंग हेल्थियर वर्किंग कंडीशन. सो ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है हमारी, उसका बेस बनी हमारी हथॉर्न एक्सपेरिमेंट बाय एल्टन मायो. इस स्टडी के थ्रू जो एक हम कैसे शिफ्ट हुए क्लासिकल थ्योरी से न्यू क्लासिकल की थ्योरी की तरफ, कि इंसान सिर्फ मशीन नहीं, उन्हें मशीन की तरफ ना समझें, उनके आप इमोशन को, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझते हुए जो प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए जो एल्टन मायो साहब हैं वो गए थे हमारे हथॉर्न के वर्क प्लेस पे, जो कहाँ पे है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो. तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1927 में उन्होंने ये स्टडी शुरू की थी और ये 1932 में ख़त्म हुई थी. 5 साल, वो 5-6 साल उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में निकाल दिए. तो इन्होंने क्या स्टडी किया था, ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर. कौन कौन से फैक्टर हैं इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क प्लेस. तो इन्होंने क्या किया था, 4 एक्सपेरिमेंट किए थे ये स्टडी करने के लिए. सबसे पहला था इल्यूमिनम टेस्ट, इल्यूमिनेशन टेस्ट, रिले असेंबली टेस्ट, इंटरव्यू प्रोग्राम, बैंक वायरिंग, ऑब्जर्वेशनल रूम. तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किए थे. और जो इल्यूमिनेशन टेस्ट था, इन्होंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की थी कि इन्होंने लाइट को कम और ज़्यादा करके देखा था कि प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं. तो जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने पाया कि ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है लाइट का प्रोडक्शन पे. तो नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इल्यूमिनेशन. फिर उसके बाद देख लेते हैं कि एक तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो इन्होंने यहाँ पे पाया कि ऐसा कोई ख़ास रिलेशन है नहीं प्रोडक्टिविटी या आउटपुट पे लाइट का. उसके बाद इन्होंने किया रिले असेंबली टेस्ट. रिले असेंबली टेस्ट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 6 लड़कियों का एक ग्रुप बनाया, 6 गर्ल, और इनको एक अलग इन्वायरमेंट दिया काम करने के लिए. इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई अलग अलग और अच्छा वर्क कंडीशन दिया और कोशिश की कि प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो इन्होंने पाया कि जब उनको अलग से फैसिलिटीज़ दी गई, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दिया गया और इनके जो लड़कियां थीं आपस में वो अच्छी फ्रेंड थीं, इनको एक ही जगह बैठाया गया तो इनका काम करने में आपस में मन भी लगा. तो इन्होंने पाया कि जो जो हमारे कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे इनफॉर्मल रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब क्या है, हमारे आउटपुट पे फ़र्क डालते हैं. जब सारी कंडीशन ऐसी हटा दी तो देखा कि हाँ फ़र्क पड़ा है आउटपुट पे, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा है. तो यही यहाँ से कंक्लूड हुआ कि जब आप लोगों को एक साथ रखते हैं और अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ जाता है. तीसरा था मास इंटरव्यू प्रोग्राम. यहाँ पे इन्होंने लोगों से उनके ओपिनियन के बारे में जानने की कोशिश करी कि लोग कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं या वो क्या चाहते हैं कि कंपनी क्या बदलाव करे अपनी पॉलिसीज़ या रूल्स और रेगुलेशन में. तो ऐसे उन्होंने एम्प्लॉय से कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करी इंटरव्यू मेथड के थ्रू. और चौथा है हमारा बैंक वायरिंग टेस्ट रूम. यहाँ पे क्या था, इन्होंने 14 लोगों को एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में कुछ लोग थे कि जिनकी इफ़िशियंसी लेवल अच्छा था, मतलब काम करने का तरीका अच्छा था, प्रोडक्टिविटी इनका सही था, और कुछ लोग थे इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम थी. तो जब इनको एक कंट्रोल रूम में रखा गया और उनकी जो प्रोडक्शन लेवल है उनको मेजर किया गया तो पाया कि ग्रुप का जो इनको टारगेट दिया था कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, उससे क्या हुआ, ये प्रोडक्शन क्या है कम करने लगे. ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो कुछ लोग थे जिनको कम आता था फिर वो
उनको बोला गया कि उनको शायद वो फायर कर देंगे, ऐसा कुछ वहाँ उनको बोला गया कि उनको पनिशमेंट मिलेगा या फायर कर देंगे। तो उन्होंने देखा कि जो हाई स्किल्ड लोग थे उन वो भी क्या हुआ, कम प्रोडक्शन करने लगे, जितना वो प्रोडक्शन करते थे या आउटपुट देते थे उससे वो कम आउटपुट देने लगे। तो इससे इसकी फाइंडिंग्स क्या रही, फिर इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स ये रही कि ईच इंडिविजुअल वाज रेस्ट्रिक्टिंग आउटपुट। उन्होंने क्या किया, एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म कर लिया उन्होंने, इनफॉर्मल ग्रुप में उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, और उन्होंने क्या किया कि जो खुद का जो आउटपुट था, जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, उससे भी उन्होंने कम आउटपुट दिया। जो कंपनी ने उन्हें सेट करके दिया कि आपको इतना आउटपुट देना है, उससे भी उन्होंने कम आउटपुट दिया। मतलब ग्रुप ने अपना ही एक अलग से आउटपुट लेवल बना लिया कि हमें इतना ही आउटपुट देना है बस। द ग्रुप हैड ऑन अनऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यही मैंने अभी बोला कि ग्रुप ने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें इतना ही लेवल ऑफ आउटपुट देना है, इससे ज़्यादा आउटपुट वो देंगे नहीं। और जिन लोगों ने ज़्यादा काम करने की कोशिश करी कि हाँ नहीं हम तो अपने जो लेवल है उसी हिसाब से काम करेंगे, तो उनको हरेस भी किया गया, उनसे मना भी किया गया कि आप ऐसा नहीं करोगे। इंडिविजुअल आउटपुट रिमेन्ड फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनफॉर्मल ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म हुआ था लोगों का, 14 लोगों का, उसमें क्या है, जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर हैं, वैसे मैंने सारे एक्सप्लेन कर लिए, आप इनको एक बार और गो थ्रू कर लेना। जो फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं कि a new milestone in organization behavior was set, and Elton Mayo and its team found a way to improve productivity by changing healthy team spirit environment between worker and supervisor, labeling it as the Hawthorne effect। तो ये चीज़ बाद में किस इफेक्ट से जाने लगी, हथॉर्न इफेक्ट से। उन्होंने बताया कि आप हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट रखेंगे, टीम स्पिरिट में काम करेंगे, तो आपकी जो इफ़िशियंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये था आपका हथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आती हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज़ में हमें बेसिकली 2 थ्योरी पढ़नी है, एक हमारी सिस्टम अप्रोच एंड दूसरी कंटिजेंसी अप्रोच। तो जो हमने पहली क्लासिकल अप्रोच थी हमारी, क्लासिकल वाली, उसमें क्या था कि हमारा मशीन, इंसान को एक मशीन की तरह समझ रहे थे, काम पे ज़्यादा फोकस था, बेसिकली टास्क ओरिएंटेड थी। क्या थी? टास्क ओरिएंटेड। और जो हमारी दूसरी थ्योरी थी, कौन सी वाली थी, न्यू क्लासिकल वाली, वो हमारी किस पे ओरिएंटेड थी, ह्यूमन अप्रोच पे, कि इंसान कैसे सोचता है। लेकिन जब बाद में टाइम चेंज हुआ तो और नए लोग आए, उन्होंने देखा कि ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और उन्होंने क्या किया, इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके क्या बना दी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इजाद कर दी। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले सिस्टम मैनेजमेंट, या मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी है सिस्टम मैनेजमेंट। ये किसने दी थी, लुडविग वॉन। ये नाम जरूरी है, मैच द फॉलोइंग में ऐसे नाम बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी कितने, 1950 में। तो इन्होंने बताया था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सिस्टम में डिवाइड होती है, और वो सब सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जब वो मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। सब सिस्टम कौन कौन से हैं, टेक्निकल सब सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सब सिस्टम है, मैनेजरियल सब सिस्टम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब यहाँ पे देखा जाएगा। सोशल सिस्टम है कि एम्प्लॉई, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई, इंटर और उनके रिलेशन आपस में कैसे हैं, कल्चर कैसा है, और इन्वायरमेंट सब सिस्टम कैसा है, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है आपका, वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, तो वो सब किस में आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। तो ये था आपका सिस्टम अप्रोच। ये नाम यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, और ये लाइन आपको जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद देख लेते हैं कंटिजेंसी मैनेजमेंट अप्रोच।
कंटिजेंसी मैनेजमेंट अप्रोच यहाँ एक पहले देख लेंगे किसने दी थी, फ्रेड फिटलर ने दी थी ये थ्योरी। और यहाँ पे इनका मानना था कि कोई एक सेट ऑफ रूल नहीं है जिसके थ्रू आप एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी जो मैनेजिंग स्टाइल है या लीडरशिप स्टाइल है वो आपको चेंज करके आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करनी होती है। कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो चेंज करना होता है। Emerging in 1970, this theory was developed by Fred Fiedler. It suggests that leadership should be adopted at any situation, adaptable at any situation. This is not one way for organization but multiple. In this case, the responsibility fall on the leader, who should be able to adapt according to internal and external factor. ये यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से कोई भी अगर चेंज आ रहे हैं तो उसकी वजह से हमें क्या है, अपनी लीडरशिप स्टाइल चेंज करनी चाहिए या मैनेजमेंट स्टाइल चेंज करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं चेंज आने की वजह से उनको हम सही से मैनेज कर सकें। सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन कंटिजेंसी मैनेजमेंट थ्योरीज आर स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, लीडर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और लीडर पावर। इनके बेसिस पे आप गवर्न करेंगे कि ये क्रूशियल फैक्टर हैं आपके किसके, मैनेजमेंट कंटिजेंसी मैनेजमेंट के। फीडलर ने एक स्केल और डेवलप किया था, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। आपको ये नाम पता होना चाहिए, किसने डेवलप किया ये पता होना चाहिए। इन्होंने बताया था कि वो कौन से लोग हैं जिनके साथ में जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है उनका काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो LPC स्केल वेयर लीडर कैन हाईलाइट द एम्प्लॉय हु इज़ हार्डेस्ट टू वर्क विद एंड देन रेट देम। तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना थोड़ा सा उनका कठिन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक और थ्योरी डेवलप की थी, सिमिलर थ्योरी। अ सिमिलर रेट वुड बी हैस्ले ब्लेंचर्ड मॉडल, वेल नोन फॉर सर्वेंट लीडरशिप। ऐसा ही एक मॉडल इन्होंने डेवलप किया था हर्से ने। यहाँ पर ये इन्होंने कौन से टाइप की अथॉरिटी दी थी या लीडरशिप स्टाइल दी थी, सिचुएशनल लीडरशिप। ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप देखेंगे यूनिट नंबर 2 के लीडरशिप सेक्शन में। वहाँ पर कम से कम 10 या 12 तरह की लीडरशिप स्टाइल हैं और उनके फाउंडर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी लॉस्ट थ्योरी थी। कुछ थ्योरीज़ हैं हमारी इसकी मॉडर्न मैनेजमेंट में, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया या ऑपरेशन वाले वो क्वालिटेटिव मैनेजमेंट हैं, वो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे, वो वहाँ पूछे जाते हैं कनेक्ट करके। सो आज हमने देख लिया कि हमारी 3 मैनेजमेंट की थ्योरी थी। कौन कौन सी थी, मॉडर्न मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल एंड क्लासिकल। क्लासिकल में हमारे 3 अप्रोच थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, और उसके बाद थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल, और उसके बाद थी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर। उसके बाद हमने पढ़ा बिहेवियरल अप्रोच या न्यू क्लासिकल थ्योरी, वो किसने दी थी, एल्टन मायो ने, और इन्होंने की हथॉर्न स्टडी भी कंडक्ट की थी और हमने हथॉर्न इफेक्ट भी देखा कि क्या होता है। इसमें 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, कौन कौन से, एल्यूमिनियम टेस्ट, रिले असेंबली टेस्ट और इंटरव्यू प्रोग्राम, और चौथा था हमारा बैंक वायर रूम। उसके बाद हमने देखी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में कौन कौन से, सिस्टम अप्रोच, और फिर था हमारा कंटिजेंसी थ्योरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, और हम कल की क्लास में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या है, और हम कोऑर्डिनेशन के कुछ नियम देखेंगे। थैंक यू।